बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन हम जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 आज पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक डे है, एक तारीख साज दिन है। वजह यह है कि आज हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान की अफवाज ने अपने एक साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल किया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की इनिशिएशन शुरू हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है। उनको हिरासत में पाक फौज ने ले लिया, अपनी तहवील में ले लिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान की तारीख पर नजर डालता हूं तो मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे कभी ये नजीर नहीं मिलती कि किसी साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल किया गया हो। यकीनन इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। इससे एक इफेक्ट तो यह होगा कि एक वाज़ेह पैगाम पूरे पाकिस्तान को जाएगा कि कानून और आइन से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई नो वन इज अबव द लॉ। हर किसी को जवाब देना है, अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। हम जानते हैं कि आज से तकरीबन 9 माह पहले 8 नवंबर 2023 को हमारी आला अदलिया ने 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला सुनाया था, जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। उनके साथ अथर मिनुल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी मौजूद थे। और इस फैसले में कहा गया था, क्योंकि ये केस जो था ये एक रियल स्टेट डेवलपर ने केस फाइल किया था, जिनका नाम है मुइज अहमद खान। उन्होंने केस में यह दरख्वास्त की थी कि उनके घर पर गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से रेड मारी गई, कागजात चोरी कर लिए गए, हाउसिंग सोसाइटी में जमीन मांगी जा रही थी, दबाव डाला जा रहा था, हब से बेजा में रखा गया। जिसके ऊपर समाअत के दौरान काजी फाइज ईसा साहब ने यहां तक कहा कि क्या इस केस की समाअत पहले हुई है? जवाब मिला नहीं, ऐसा केस न पहले सुना गया, न इसकी समाअत पहले हुई है। जिस केस के अंदर ऑनरेबल 3 मेंबर बेंच ने यह फैसला दिया था कि पाक फौज एहतसाब करे, अपने एहतसाबी अमल को आगे बढ़ाए, और यकीनन इंक्वायरी हुई। बेटर लेट देन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत। 9 माह के बाद पाक फौज के अंदर एहतसाबी अमल ने हरकत ली और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल साबिक कोर कमांडर को हिरासत में ले लिया है, तहवील में ले लिया है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयां कर दी है। यकीनन अब देखना यह है, क्योंकि बहुत सारे जाविये हैं इस खबर के, बहुत सारे एंगल्स हैं इस खबर के, और आप जानते हैं कि 365 डिग्रीज में हम हर एंगल कवर करते हैं। क्योंकि यकीनन अब ये बात लोग पूछेंगे कि अब वाज़ेह हो गया, हमारे मौजूदा सिपा सालार ने यह मैसेज पूरे पाकिस्तान को दे दिया कि एहतसाब से बढ़कर कोई नहीं, कानून से बढ़कर कोई नहीं, आइन से बढ़कर कोई नहीं। तो फिर यकीनन बहुत सारे और लोग भी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होगी या नहीं होगी। लेकिन इससे पाक फौज के मोराल पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यकीनन एक शख्स जो सोचेगा कि जनरल फैज हमीद, जिन्होंने 35 साल सर्विस की पाक फौज में, फ्रॉम 1987 टू 2022, उन्होंने 35 सालों में अगर अपने इख्तियारात से बढ़कर काम किया तो यकीनन ये बात वाज़ेह है कि वो कोई एक इंसिडेंट तो नहीं होगा। ये एक इंसिडेंट है जो रिपोर्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में शायद और भी बहुत सारी चीजें आए, क्योंकि जो भी शख्स अपने इख्तियारात से बढ़कर काम करता है वो एक बार नहीं करता है, बार बार करता है। और फिर एक और एंगल इसका यह भी है कि हमारे जवानों का मोराल इससे बढ़ेगा या घटेगा। उनको इस बात पे फख्र होगा कि हमारी फौज में एहतसाबी अमल है, और जो भी अपने आप को कानून और आइन से बड़ा समझेगा उसको एहतसाब और आइन और कानून अपने शिकंजे में लेगा या नहीं। एक डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक निगरान वजीर दाखिला सिंध भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दोनों मेहमानों का मैं बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, एंड थैंक यू सो वेरी मच। हारिस नवाज साहब को हम कुछ देर में ले रहे हैं, अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर अहमद, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड, पहला सवाल, यकीनन एक आम पाकिस्तानी के लिए तो ये अच्छी बात है, वो खुश होगा ये खबर सुन के कि एहतसाब का अमल पाक फौज में है। लेकिन पाक फौज के जवानों को यह बात कैसी लगेगी कि जिस शख्स ने 35 साल सर्विस की हो पाक फौज में, जिस शख्स के नीचे जो कि कोर कमांडर की पोजीशन पे, जो कि DGISI की पोजीशन पे, जिसके नीचे इतनी बड़ी तादाद में जवान उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, तो कितने सारे ऐसे और भी ऑर्डर्स होंगे जो शायद इसी तरह सही ना हो। आपकी नजर में इस फैसले से, इस कोर्ट मार्शल से पाक फौज के जवानों का मोराल बढ़ेगा या घटेगा? सर ओके, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे लिया। देखिए, इंतहाई बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी रिप्यूट और एक इज्जत की निगाह से देखे जाने वाला जनरल फैज हमीद, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने का आज जो ISPR ने एलामिया उसका जिक्र है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या इतने बड़े रिप्यूटेड प्रोफेशनल जनरल का, कि जिन्होंने ना सिर्फ 2 कोरें कमांड कर रखी हैं बल्कि ISI को भी उन्हें लीड किया और खातर खा उसमें कामयाबियां हासिल की, स्पेशली जब काउंटर इंटेलिजेंस के सिस्टम में, जबकि हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर अमन अमान के जो है वो फुकदान क्रिएट करने की भरपूर कोशिशें कर रही थी। इसी तरह उनका जो रोल था
अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट जब अभी आई है तालिबान की, उससे पहले अमेरिकन का यहाँ से निकला तो खासे इज्जत की निगाह से देखे जाने वाले जनरल थे। लेकिन यहाँ पे जो आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से जो खबर इस वक्त मीडिया में चल रही है, वो एक चीज बड़ी क्लियरली इंडिकेट करती है कि कोई बंदा भी, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे का हो या वो लेफ्टिनेंट हो, वो एहतसाब या फॉर दैट मैटर डिसिप्लिन के जुमरे में अगर आता होगा तो इदारों की जो इज्जत है, वकार है, जो प्रोफेशनल एक रिप्यूट है, उसको मद्दे नजर रखते हुए उसका दिफा किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल्स का। अब जहां तक मोरल का ताल्लुक है तो मैं आपको बताऊं कि चीफ आर्मी स्टाफ से लेके जो एक नॉन कॉम्बेटेंट बियरर है, हम सबको मालूम है, किसी भी रैंक ऑफिसर हो, जवान हो, कि अगर मैंने ये जो फौज के दिए गए जो दायरे हैं, जो रेड लाइंस हैं, अगर इससे बाहर स्टेप आउट करने की कोशिश की तो इंतहाई सख्त डिसिप्लिन की जो तालीबी की कार्रवाई इसे कहते हैं उसका शिकार होगा। तो लिहाजा जहां तक फौज के मोराल का ताल्लुक है, उनका मोराल इससे बढ़े गई कि अगर हमारा कोर्ट मार्शल हो सकता है या फॉर दैट मैटर किसी जवान का ये जूनियर रैंक है, तो सीनियर से सीनियर ऑफिसर का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो लिहाजा दुनिया में जो है वो आमतौर पर, पाकिस्तान में खास तौर पे एक बड़ा सॉलिड किस्म का पैगाम गया है कि पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी स्टाफ है वो और जो आर्मी है एज ए इदारा, उसने अपनी साख को बरकरार रखना है, अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, अपनी इज्जत और नामूस को बरकरार रखना है, क्योंकि इदारे कांस्टेंट होते हैं, इंसान या फर्द जो हैं वो आते जाते रहते हैं। राइट सर। हमें मोहम्मद उस्मान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मेरे उस्तादों के बराबर भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, बहुत सीखा है मैंने उस्मान साहब से। और उस्मान साहब, मुझे तो नहीं याद पड़ता, अगर आप मुझे याद दिला दें प्लीज, क्या कभी किसी DGISI का पहले कोर्ट मार्शल हुआ है उस्मान साहब? बहुत शुक्रिया तलहा, आपने प्रोग्राम में लिया। मैं अभी ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई एग्जाम्पल पहले DGISI के कोर्ट मार्शल की नहीं है, लेकिन जब प्रेस रिलीज हमारे सामने आती है तो एक आज की सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ कि साल की सबसे बड़ी ये खबर है। अगर बात की जाए जनरल फैज़ हमीद साहब की, उनके प्रोफेशनलिज्म और उनकी कामयाबियों का आपने भी जिक्र किया और ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन साथ ही जो इसका जो पहलू है, दो हिस्से हैं उस प्रेस रिलीज में। एक तो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी के हवाले से जो उनका किरदार था फैज साहब का। यह मैं बता दूं कि बहुत अरसे से मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर और मुख्तलिफ जो खबरें थी, ज़ाहिर है उस तरह टेलीविज़न स्क्रीनों पे तो वो नहीं आई, लेकिन ये खबरें आम थी कि फैज़ हमीद साहब का टॉप सिटी के अंदर कोई किरदार है जिसकी इंक्वायरी हुई, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये कहा कि मुतलका फोरम्स पर रजू किया जाए। उसके बाद पाक फौज ने भी इसकी इंक्वायरी कराई, जिसके बाद ये हुआ। उस प्रेस रिलीज चीज़ों का जिक्र है, एक ये टॉप सिटी है और दूसरा ये है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। इसका मतलब ये है कि एक तो टॉप सिटी एक अलग मामला है और रिटायरमेंट के बाद जो कि एक शर्त है कि जब भी कोई भी इस पोस्ट के ऊपर से रिटायर होता है, कोई भी सरकारी मुलाजिम होता है, वो 2 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन इस हवाले से इसका बतौर ख़ास उस प्रेस रिलीज में जिक्र किया जाना कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की मुतअद्दिद शिकायत, तो इस हवाले से जो बाखबर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो 9 मई के हवाले से भी नाम लिया जाता रहा है फैज़ हमीद साहब का, और एक मखसूस सियासी जमात के साथ बड़ा क्लोजली राब्तों का भी इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है और इसको एक सियासी जमात के साथ जोड़ा जाता रहा है। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये है कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये इंक्वायरी भी हुई कि 9 मई को जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर के अंदर लाहौर के अंदर या बाकी अहम शहरों में, तो इस हवाले से भी उनका नाम इसमें शामिल है। और उस हवाले से जो इदारा है वो उसकी तहकीकात के बाद उनको हिरासत में लिया गया है और अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको ऐसे नहीं प्रोफेशनल कहा जाता कि जिस तरीके से उसका अपना एक खुदकार एहतसाब का निज़ाम है वो हरकत में आता है। वो ना किसी छोटे अफसर को देखता है ना किसी को। आपने मोराल की बात की, तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, तो इसमें यकीनन मोराल बुलंद होगा। आपके जो अफवाज पाकिस्तान के अफसरान हैं, जो लोग हैं, उनको अपने इदारे पर फ़ख्र होगा कि उनके इदारे के अंदर भी ऐसा सिस्टम मौजूद है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी हैसियत में किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगा, तो वो अकाउंटेबल है, उसको सामना करना पड़ेगा लॉ का।
तो आज उस इदारे ने ये कार्रवाई करके मेरा ख्याल है कि अपना मुकाम मजीद ऊंचा किया है, मुकाम बुलंद किया है। हर पाकिस्तानी की नजर में मेरे ख्याल से हम वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर आर्मी एंड ऑफ कोर्स आवर सिपा सालार, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ब्रिगेडियर अहमद, पाकिस्तान के दुश्मन भी कम नहीं है, हम जानते हैं। बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, स्पेशली हम बात करें अगर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, वो तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे। इनफैक्ट वो इस खबर को ट्विस्ट देकर ऐसे चला रहे होंगे कि देखो पाक फौज का हाल। तो डोंट यू थिंक कि ये काम खामोशी से भी हो सकता था ब्रिगेडियर अहमद? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक, आपने कंसर्न शो किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब जिम्मेदारी आती है हमारे यंगस्टर्स की और ऐसे लोगों की जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं और वहां पे नैरेटिव्स को बनाते हैं। तो लिहाजा दुश्मन की जो अभी चालें होंगी वही होंगी, लुक के DGI जो है वो इस तरह की किसी कार्रवाई में जो है वो इन्वॉल्व थे और किस टॉप सिटी वाली जो भी उनके अभी तक उनके चूंकि तफसीलात बाहर नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ लाजमी ऐसा नाकाबिल तरदीद सबूत जरूर फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होगा जो पिछले 9 महीनों में उन्होंने गैदर किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद के, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हमारी जो दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस बात की कदर करेंगी जो प्रोफेशनल हैं कि हम अपने जो हमारे अंदर जो एहतसाब का जो एक अमल है पाकिस्तान आर्मी का, उसको इंतहाई सख्ती के साथ जो नाफिज अमल किया जाता है। जितने अगर आप देखें, अगर सीनियर ऑफिसर्स की जो ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं उतना ही उनसे अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर की उम्मीद नहीं रखी जाती। एक यंगस्टर अगर कोई गलती करता है तो शायद उसको पनिशमेंट मिले, लेकिन हो सकता है कि उस नौयत की ना हो। लेकिन जितना कोई सीनियर ऑफिसर अगर करता है तो उसके इम्पैक्ट भी उतना नेगेटिव होता है। जैसे अभी आपने खुद कहा कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इसको कैश भी करेंगे और उसके ऊपर नैरेटिव भी बनाएंगे। लिहाजा हम भी, हमारे यंगस्टर्स भी उतने ही मुहब्बे वतन है, इंशाअल्लाह हम उसको काउंटर करेंगे। हमें इसके ऊपर फख्र होना चाहिए कि जो है हम लोग जो है इस तरह एहतसाब के अमल में हम लोग गए। और जहां तक आपने कहा कि इसको खामोशी से भी किया जा सकता था, तो उसकी भी एक वजह है। देखिए, ISPR ने अगर ये इसके एलामिया जारी किया है तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और स्पेशली प्रिंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो है, जैसे जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, अगर इसको खुफिया रखा जाता तो खबर कहीं ना कहीं से निकल जाती, क्योंकि अब हर कोई भी चीज जो है वो खुफिया नहीं रखी जा सकती। उससे कोई ना कोई फिर अगर निकलती तो उसको कोई नैरेटिव बनते, कोई काउंटर नैरेटिव बनते, कोई आपके मिसपरसेप्शंस फैलाई जाती। तो जो ISPR ने जो है बिल्कुल ठीक किया कि किसी भी अफवाह के फैलने से पहले कौम को एतमाद नहीं रहा। कैसे, जैसे कि DG ISPR ने भी कहा था कि अगर नॉट इफ फोर्टनाइटली, ये 2 हफ्तों के बाद नहीं तो महीने में एक दफा मीडिया इंटरेक्शन लाजमी होगी, ताकि कोई ऐसा वैक्यूम जनरेट ना हो कि जिसमें मिसपरसेप्शंस या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स जो हैं वो पनप सकें। तो एक कैच-22 काइंड ऑफ सिचुएशन थी, वी चोज बैड अमंग द मोस्ट। अगर उसको खुफिया करते तो वो भी मुनासिब नहीं था। ओपनली किया, ठीक है, हम फेस करेंगे, लेकिन फौज को एज ए इदारा उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह ताला। उस्मान साहब, आपकी नजर में इस एंटी पाकिस्तान नैरेटिव और इस प्रोपेगेंडा का किस तरह इस कौम को जवाब देना है और जवानों ने क्या किरदार अदा करना है इस वक्त सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये तो एक कौमी मामला है और ये हमारा ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारा कुछ हुआ है। इसके अंदर मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के जो नैरेटिव है वो उसमें बेहतरी आनी चाहिए और ख़ास तौर पे ये जो नेगेटिविज्म सोशल मीडिया के ऊपर लेके चला जाता है, उसके लिए जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम एहतसाब का निज़ाम नाफिज करेंगे, राइज करेंगे, एक हम अकाउंटेबल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक वाज़ेह पैगाम जाएगा पूरे जो इदारे भी हैं उनके लिए भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप कानून की हुक्मरानी को कायम करेंगे, खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम करेंगे, तो ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। और इस बात का भी ये पैगाम है कि हर कोई अगर अपने हदूद और क़यूद के अंदर रहता है तो फिर ही मुल्क आगे चलेगा। और ये हदूद और क़यूद से जब भी कोई तजावज़ करेगा तो उसके फिर नताइज फिर ऐसे ही होंगे। तो इसलिए ये भी एक वाज़ेह, एक मेरा ख्याल है कि पैगाम दिया गया है इस इक़दाम के बाद कि हर किसी का एक इख्तियार है, हर किसी के एक हद, उसके अंदर आपने रहकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। और अब फैज़ हमीद साहब का जब जिक्र हम करते हैं तो अब हम देखते हैं कि कोई भी इससे पहले जितने भी DG ISI रहे हैं, शायद जो शोहरत इनको मिली है कि वो अपने काम के अलावा सियासत के हवाले से भी इनका नाम सामने आया। अगर 2017 के हवाले से बात करें तो तहरीक लब्बैक के साथ को मायदा है, ये पहली बार नाम उस वक्त सुना। उसके बाद फायज ईसा साहब की जो
फैसला था उसके अंदर भी इनका नाम सामने आया। Right. जस्टिस शौकत सदीकी साहब वाला जो मामला था उनके अंदर भी इनका नाम सामने आया। इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। उस्मान साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अपॉलॉजीज टू इंटरप्ट, एक ब्रेक लेते हैं, व्यूअर्स वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डिस्कस कर लिया है कि इस कोर्ट मार्शल से एक बात वाज़ेह हो गई है कि हमारी फौज कितनी प्रोफेशनल है। हमारे मुल्क में कानून और आइन से बढ़कर कोई भी नहीं है। सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए आइन बराबर है। कोई भी जुर्म करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, उसे सजा मिलेगी, चाहे वो साबिक डीजी आईएसआई ही क्यों ना हो। डिस्कशन में वेलकम करना चाहूंगा, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और साथ साथ मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस, आपको वेलकम करेंगे डिस्कशन में। आपकी नजर में सर, हमने ये तो पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है कि फौज के जवानों का मोराल भी मालूम पड़ गया, हमारी फौज कितनी प्रोफेशनल है। द क्वेश्चन है वो ना आज की ब्रिगेडियर हारिस, लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर साबिक डीजी आईएसआई का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो क्या साबिक आर्मी चीफ का भी हो सकता है? क्योंकि हमने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में तो देख लिया था कि कितने केसेस थे, फिर भी वो बाहर मुल्क चले गए, उनके फार्म हाउस को ही सब जेल बना दिया गया और पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। साबिक आर्मी चीफ का कभी एहतसाब इस तरह हुआ नहीं है, कितने मार्शल लॉ आ चुके। आपकी नजर में, क्योंकि हम ये इसलिए जानना चाहता हूं सर, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब को बहुत बार कहते हुए कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब का एहतसाब होना चाहिए और शायद लोग समझेंगे कि शायद अब उनका नंबर भी नेक्स्ट हो। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट सर? लेकिन बेसिकली फौज का एक ये खुद साबिक का अमल है और ये आज उन्होंने एग्जांपल दे दी कि कितनी भी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर हो, कितने सीनियर हो, आप अगर आप फौज के कानून को हाथ में लेते हैं, डिसिप्लिन को हाथ में लेते हैं या बेज़ाब्तियां करते हैं तो फिर आपको कानून के कटहरे में आना पड़ता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर, चाहे वो सर्विस में हो या रिटायर्ड हो, वी ऑल फॉल इन पाकिस्तान आर्मी एक्ट और मैनुअल पाकिस्तान, जो मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉज में ये क्लियर चीज़ें दी हुई हैं। इसी वजह से आज ये साबित कर दिया सेकंड के हम इमीडिएट करते हैं। आपके सामने 9 मई हुआ, सबको सजाएं मिल गई। उससे पहले एक 3 स्टार को सजा हुई 14 साल की, एक 1 स्टार को सजाए मौत हुई। उसके बाद इससे पहले भी इसी तरह किया गया और आज भी यही किया गया कि ये खास तौर पर कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप इसको 2 साल तक आपके वजह कानून लागू होता है, यू कांट कैरी आउट सम सर्टेन पॉलिटिकल एक्टिविटीज और आप उसमें कोई ऐसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन डाइवर्ट कर रहे हैं जो फौज के मफाद के खिलाफ हो तो उसके ऊपर भी अमल हो सकता है। और ये सर्वेलेंस भी की जाती है। फिर टॉप सिटी की इंक्वायरी हुई, कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे और उसके बाद तमाम डिटेल लेने के बाद ये फैसला किया गया। और इसमें ये एक बात है, जो लोग फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, डीफेम करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आज उनके लिए एग्जाम्पल है कि देखें फौज कैसे खुद साबिक अमल करती है। और ये उधर देखें कि सिविल के अंदर क्या सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का। किसी को आज तक ब्यूरोक्रेसी में या सियासतदानों को कुछ इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं सर, वहां नैब है, वहां प्ली बार्गेन है, वहां माफ कर दिया जाता है थोड़े से पैसे लेकर। सर आपके यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है? तो बिल्कुल यार वो सिस्टम नहीं है। कोर्ट मार्शल है, अगर डिसिप्लिन होता है और इसीलिए हमारी फौज का डिसिप्लिन दुनिया में मशहूर है। और वो डिसिप्लिन कोई भी जो ऑर्डर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल से मुनीर की तरफ आते हैं, फौज मनवान उस पर अमल करती है, कोई उस पर क्वेश्चन रेज नहीं किया जाता। कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में फैसला होता है, इट इज इनकम्बेंट ऑन एवरीवन कि उसके ऊपर अमल करने की जरूरत होती है। इसीलिए ये इंक्वायरी करने के बाद जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ गई होगी, एक्शनेबल एविडेंस, तमाम चीज़ों को देख के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये रिकमेंड किया होगा कि इनके खिलाफ एजेंट कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इट्स अ फिट केस। ब्रिगेडियर हारिस, जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ताखीर से मिला इंसाफ बहुत मुइज़ अहमद खान को। जी, यही एक बेसिक वजह है। इसीलिए फौज अभी भी कह रही है कि 9 मई के लोग जिनके खिलाफ प्रॉपर प्रूफ है उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट पे सजा होनी, कोर्ट चलना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, लेकिन डे टू डे चलना चाहिए ताकि उनको भी अगर अब तक सजा हो। यानी आप इशारा दे रहे हैं कि बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में ही जाएगा, जिसका जो भी इसमें इन्वॉल्व है, और ताकि बन्नू जैसे इंसिडेंट फिर ना होते। यही तो हम बात करते हैं कि आप फौज में के कोर्ट मार्शल में और सिविल में ये फर्क है। स्पेशल मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में या टेररिस्ट कोर्ट में 10 साल लगते हैं, उस सजा का असर ही खत्म हो जाता है।
बिल्कुल सही कह रहे मकसद ये कि ट्रायल करें, फेयर करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें और जल्द से जल्द सजा दें ताकि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब जब भी अपने ओहदे का हलफ लेता है तो वो ये हलफ भी लेता है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अपने आप को सियासत से दूर रखेगा। फैज हमीद साहब हम जानते हैं कि उन जर्नलों में से हैं जिनके लिए मशहूर था कि वो पीटीआई को पावर में लेकर आए, और अब जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर ने आया है जिसकी तरफ उस्मान साहब ने निशानदेही की कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट के तहत आप सियासी सरगर्मियों में मुलविस नहीं हो सकते हैं, और बेशुमार उनकी कंप्लेंट्स आई इस बारे में, तो वाजे हो जाता है। तो एक नैरेटिव बिल्ड होता है ब्रिगेडियर अहमद इस बात से कि पीटीआई पर जो अताब आया है उसका शिकार फैज हमीद भी हो गए। क्या देखिए ये वो सारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है कि जिसमें कोई जर्नल को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट किया जाए ड्यूरिंग सर्विस जो ऑफ कोर्स इनको अगर सीट्स नहीं मिल रही होंगी तो वो किसी न किसी पे इल्जाम लगाएंगे, और आईएसआई चूंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक इदारा है पाकिस्तान का तो उसको उसी नजर से देखा जाता है। लेकिन उसके मुतालिक जो है कोई ठोस शवाहिद ऐसे मौजूद नहीं है कि ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फॉर दैट मैटर पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया हो। तो ड्यूरिंग सर्विस तो वो ज़ाहिर चीफ आर्मी स्टाफ के नीचे हैं और प्राइम मिनिस्टर के नीचे हैं, तो वो उनके पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो गवर्नमेंट्स को जो है वो टॉपल करते फिरें या ऐसे कुछ करके। तो ये तमाम वो मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत मिस इन्फॉर्मेशन है कि लोगों के अंदर ये फैलाया गया। हाँ ये जरूर है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी ऑफिसर जो रिटायर होता है उसके ऊपर 2 साल का टाइम बार होता है कि वो किसी किस्म की जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेगा, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस शो करेगा, ताकि वो उसकी जो एक वर्दी का उसके ऊपर जो 2 साल का एक जो उसका एक्सपीरियंस था वो 2 सालों में जायल हो जाए, और उसके बाद आके अगर वो सिविलियन के तौर पे अगर वो लड़ता है तो उसमें हमारे रिटायर्ड जनरल्स जो है 2 साल के बाद वो इलेक्शंस में जाते भी रहे और अभी जो है वो मेंबर भी हैं पार्लियामेंट के। लेकिन बदकिस्मती से इस किस्म की कुछ रिपोर्ट्स जरूर सोशल मीडिया के अंदर आती रही और इनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के ढके छुपे अल्फाजों में बयान थे कि शायद वो सियासी की तरफ रुझान उनका जो है वो था जो कि मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। लेकिन ड्यूरिंग सर्विस कहना कि वो किसी पार्टी को पावर में लेकर आए, मैं नहीं समझता कि उनके पास उस तरह के इख्तियारात थे या डीजीआईएसआई इतना कोई पावर में ऑल एंड ऑल होता है कि वो चीफ को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी सदर को भी बाईपास करके किसी को जो है वो पावर में ला सके। ऐसा ये मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जी। राइट उस्मान साहब, आपकी नजर में जो नैरेटिव था कि पीटीआई को पावर में लाने वाले फैज हमीद थे, और यकीनन हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी एहतसाब चाहते हैं साबिक आर्मी चीफ का, क्या अब ये उम्मीद उनको हो गई होगी नवाज शरीफ साहब को कि अगर फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो गया है तो जिसका कोर्ट मार्शल वो कराना चाहते हैं उनका भी हो जाएगा? उस्मान साहब, ये तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है, जिन्होंने करना है वो इसका जवाब दे सकते हैं। ख्वाहिश एक अलग चीज़ है और उसके ऊपर अमल एक अलग चीज़ है। ख्वाहिश तो है, अब जैसे कि फैज़ हमीद साहब का नाम है, उस वक्त जो टेन्योर था वो बाजवा साहब का ही टेन्योर था, और नवाज शरीफ तौर पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने बल्कि अपने जलसों में भी इन दोनों शख्सियात का ही नाम लिया, जिसके बाद एक लंबी खामोशी भी और उनको भी और उनकी साहबजादी को भी इख्तियार करना पड़ी कि इनका नाम लेने के बाद पहली बार तो खुलेआम जलसे में एक सर वो शहबाज शरीफ साहब भागे थे लंदन फौरन से बताने के लिए कि ये नाम दोबारा ना लीजिएगा। नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरांवाला जलसे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी कई वाकयात हैं जिनका नाम लिया जाता रहा। तो ये जो वाकया है ये तो स्पेसिफिक एक टॉप सिटी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट, अब उसको आप 9 मई के तनाजुर में भी देखें और ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि शायद ये सपोर्ट हासिल थी, क्या था, तो इसकी भी तहकीकात सामने हुई होंगी, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, क्योंकि ऐसी एविडेंस ऐसे शवाहिद सामने आए होंगे जिसके बाद इदारे को ये कार्रवाई करना पड़ी। अब मेरा एक सवाल है कि चले एक प्रोसेस शुरू हो गया, अब हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो इंसाफ का जो तकाजा है कि फौज के अंदर जो इस तरह एहतसाब का निज़ाम है कोर्ट मार्शल का, इसमें क्या मैक्सिमम सजा है इस लेवल के अफसर के लिए, और इसमें ड्यूरेशन क्या है उस समाअत की, कितनी जल्दी ये जो मामला जो है वो अपने हतमी नतीजे तक पहुंच सकता है? ये मेरा अपना ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी सवाल है और हमें भी इसका जवाब जो जानने की जरूरत है। लेकिन ये जो आपने कहा, इस वक्त मैं फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उसके अंदर ये आगाज है एहतसाब का, ये आगाज है वाला नहीं है, अब आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट है हमें ये देखना है। ब्रिगेडियर हारिस, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर?
मुझे उनकी असल में आवाज ही नहीं आ रही है। उस्मान साहब ये पूछ रहे हैं एहतसाब का अमल कितना वक्त चलेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक डिसीजन आने में मिलिट्री कोर्ट से फाइनल, और सजा कितनी होगी, सजाए मौत होगी या नहीं होगी इतने बड़े ओहदे के शख्स के लिए? सर देखें, इसमें यही फर्क है मिलिट्री कोर्ट मार्शल में कि ये कम टाइम में होता है, डे टू डे बेसिस पर होता है, और जितनी जल्दी आप कंप्लीट केस को ले लें कि प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो जाए, डिफेंस की एविडेंस कंप्लीट हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। इट कैन टेक 3 months, इट कैन टेक 6 months, और मैक्स कहीं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो मैं भी किसी वजह से और थोड़ा सा ज़्यादा पीरियड हो जाए, बट एक्सपीडिशियसली होता है। मेरे ख्याल में विच आई एम नॉट श्योर कि इट कांट बी, एक कम से हो गया, मैक्सिमम इट गो टू 14 years डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। बट ऑफ कोर्स इसमें कोई ऐसी नहीं है, अल्लाह ना करे कि कोई सजाए मौत हो, ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई केस नहीं कि उनकी कोई आर्टिकल 6 में कोई उन्होंने कोई ब्रेक नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट को वायलेट किया जिसकी वजह से उनको सजा होगी, बट ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय हिम थ्रू प्रोसिक्यूशन एविडेंस। करेक्ट। ब्रिगेडियर अहमद, आपकी नजर में क्या आज हर पाकिस्तान की फौज के हर जवान को ये पैगाम भी गया है सर कि सियासत से दूर रहो, अपने इख्तियारात से तजावुज ना करो? आई थिंक एक क्लियर कट मैसेज भी दिया गया है ब्रिगेडियर अहमद। देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं कि सियासत से दूर रहो, तो सियासत में तो फौज एज सच इन्वॉल्व किसी रैंक में, मैं ब्रिगेडियर रिटायर हूं, मैंने कभी नहीं, मुझे किसी ने कहा कि पॉलिटिकल किसको सपोर्ट करनी है तो किसको नहीं करनी है, इलेक्शन में खुदा न खास्ता ऊपर करना है नीचे करना है, जो भी सारा सोशल मीडिया पे। ब्रिगेडियर अहमद, मैं आपसे हलफ लेने पे मजबूर हो जाऊंगा कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल ऐसी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल है, मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल है, टॉप ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वहां पे जब आपकी एपेक्स कमेटी जैसे लेवल की जब कमेटियां बनती हैं, उसके अंदर बैठ के आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आपके कोई सफों में इस लेवल के ऊपर ऐसा कोई बंदा हो जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता हो, या पब्लिक की जो एक पल्स है, ये पब्लिक के जो एक डिमांड्स है उसके जो साथ ना खड़ा हो, या दुश्मन मुल्क के जो है वो उसे किसी तरीके से कोई राज वगैरह। लेकिन चूंकि उस लेवल के ऊपर जरूर चीफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे बड़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। जहां तक निचले रैंक्स का ताल्लुक है, नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, बिल्कुल ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैंने कुछ 36 साल सर्विस की है, मुझे किसी ने कभी ऑर्डर नहीं किया कि पॉलिटिकल अफेयर में जाना है या कोई किसी जलसे में किसी को कवर करना है, एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, ये जरूर है कि जो चीफ आर्मी स्टाफ जो सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग्स होती हैं उसमें शायद ये जरूर होता होगा, तभी ये नाम शम भी आते हैं। लेकिन एज सच हम अपने हल्फ की पासदारी करते हैं, और अभी भी जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जानिब से मिलते हैं, ना कि जो है वो अदर वे राउंड होता है। उस्मान साहब, आपकी नजर में फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल देखने के बाद अब तो कोई सियासत की तरफ आने का नहीं सोचेगा पाक फौज में? नहीं, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वो तो पहले ही सियासत की तरफ नहीं आते, तो हम उसको मान लेना चाहिए। सर 35 साल मार्शल लॉ के देखे हैं सर हमने। तो ये तो एक सवाल है ना, और उसमें जो जिसने मार्शल लॉ लगाया उसके बाद नजरिया जरूरत के तहत उसको जायज भी करार दिया गया। ये तो खैर एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कहीं से तो हमें आगाज करना है। अगर आज आगाज हुआ है, ये पैगाम दिया गया है कि भाई सियासत ममनू है, तो फिर ममनू है। तो अगर वो बाद में फिर वही कहूंगा, एक दो एक्ट हैं, एक है टॉप सिटी वाला इख्तियार से तजावुज का, कि अपनी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आपने को अपना किरदार अदा किया, उसकी जब तफसीलात सामने आएंगी तो हमें चीजें पता चलेंगी। दूसरी बात यह है कि आर्मी के खिलाफ वर्जी रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट के बाद तो 9 मई भी हुआ और बड़े सियासी वाकयात भी हुए। इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट, फैज हमीद साहब रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी रिटायरमेंट के बाद भी नहीं सुधरे। मुखालफिन ये इल्जाम आयद करते रहे कि उनके मुखालफिन ये इल्जाम आयद करते रहे कि एक सपोर्ट हासिल है एक मखसूस सियासी जमात को, इसकी भी तहकीकात हुई होंगी। अब जाहिर है इसमें फैज हमीद साहब अकेले नहीं होंगे, उनका पूरा सिस्टम जो है, जो उनके साथ और भी कुछ लोग हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है इनकी भी तफसीलात सामने आए। तो ये एक लगाना पड़ेगा आपको, एक वो कहते हैं ना कि स्टॉप, कि भाई अब बहुत हो गया, बस करो। अब वो जो बस करो से अब हमें देखना है कि उससे बाकी जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो क्या सबक सीखते हैं। अब मसला, आप इल्ज़ाम तो आयद हमेशा करते हैं कि जनाब फलाने फौज ने मुदाखलत कर दी। मसला ये है कि फौज को मुदाखलत पर मजबूर कौन करता है?
कौन से सियासतदान है जो फौज को घसीट के सियासत के अंदर लेके आते हैं, चुप चुप कर मुलाकात करते हैं? एक जो है अगर फौज के ऊपर तनकीद करता है तो दूसरा अपना कांधा लेकर हाजिर हो जाता है कि जनाब मैं हाजिर हूं। तो इन रवैयों को भी देखना है ना। आप क्यों आप उनको अपने डोमेन में रहने नहीं देते, उनको घसीट के फिर सियासत में जबरदस्ती लेके आते हैं? क्या फौज को इसका शौक है कि वो बार बार आए और ये कब्जा करे, या जो भी आप उनको सजाएं देते हैं या उनको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं आप खुद घसीट के लाते हैं? अपने तर्ज अमल का भी जो है वो जायजा लेने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर हारिस, आपकी नजर में सर हमें क्या सीखना चाहिए फैज हमीद से? क्या हमें फैजाबाद धरना से कुछ सीखना चाहिए, टीएलपी के ताल्लुकात से कुछ सीखना चाहिए, और भी कौन सी उन्होंने आपकी नजर में उन्होंने गलतियां की हैं जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए? ब्रिगेडियर हारिस। देखिए चला, बात यह है कि सिंपल रिमेन विद इन द बाउंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट। जो आपको कानून फौज के डिसिप्लिन के मुताबिक इजाजत देता है आप उसके अंदर रहें। देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग आउट ऑफ दैट पाथ जो आपको रास्ता दिखाया जाता है। आईएसआई में जब आप सर्विस में हैं तो आपको थोड़ा सा आपको काउंटर का पोलिटिकल एक्टिविटी जो कि आपकी इंटरनल विंग है उसके साथ बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी आप लिमिट्स हैं। लेकिन जब आप बाहर आ जाते हैं, रिटायर होते हैं, तो फिर आपके पास 2 साल की पाबंदी है जिसमें आप पोलिटिकल एक्टिविटीज में कोई अपने पास, आप क्योंकि आप सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर रहे हैं, कोई ऐसी बात इन्फॉर्मेशन डिवर्ज नहीं कर सकते जो फौज के मफाद के खिलाफ हो या फौज के लिए नुकसानदेह हो। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ऐसे सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सर्विलेंस भी होती होगी कि वो देखते होंगे कि आपके उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ हैं। आज इंटेलिजिंग इन पॉलिटिक्स, आज मीटिंग में कोई ऐसे सेंट्रल पॉलिटिशियन थे जो फौज के खिलाफ पहले से हुए में वो की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देख दिखा के उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मिलने के बाद फिर फील्ड क्लियर कोर्ट मार्शल किया जाता है, इसके अलावा कभी नहीं किया जाता। और जब कोर्ट मार्शल होता है तो यकीनन हम तो यही समझते हैं कि हमारी फौज प्रोफेशनल है। बट ब्रिगेडियर अहमद, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स आज पाकिस्तान की फौज के जितने भी जवान हैं वो देख रहे होंगे कि जिसको हम अपना अफसर समझते थे, जिसको अपना हीरो समझते थे, जिसको अपना हम लीडर समझ रहे थे, अपना रहनुमा समझ रहे थे, वो तो नहीं है वो जो हम समझ रहे थे, उसका तो कोर्ट मार्शल हो गया है। तो ऑफकोर्स उनके जहन में एक सवाल उठता है सर कि ये जो एहतसाब का अमल है, क्योंकि ऑफकोर्स फैज हमीद साहब ने ये टॉप लाइन सिटी जो एक रियल एस्टेट की, तो एक रिपोर्ट हुई, अदालत गए, केस फाइल किया, क्योंकि इसी केस की हेयरिंग के दौरान जो एचआरसीपी के सरबराह थे वो जब साकिब निसार के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने बताया कि 3 लाख के करीब ऐसे केसेस हम लोगों ने, ऐसी खबरें जो हैं, ऐसी दरखास्तें हमने खत्म कर दी, उनको साइड कर दिया, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। कितना जरूरी है ये समझना और ये देखना कि फैज हमीद ने सिर्फ इस मामले के अलावा और क्या क्या अपने करियर में किया और कहां कहां इख्तियारात से तजावुज किया, क्योंकि जिस शख्स को आदत होगी ब्रिगेडियर अहमद, वो एक इंसिडेंट से तो बाज नहीं आएगा ना, उसकी तो एक हैबिट होगी, वो हैबिचुअल होगा, वो रेगुलरली करता रहता होगा। तो आई एम श्योर एक ऑडिट, एक चेक होना चाहिए कि इन्होंने अपनी 35 साल सर्विस में और कौन कौन से गोल खिलाए। देखिए, आपने जो बात की तमीज तो बड़ी अच्छी बांधी आपने, लेकिन डे 1 से इवन हम जब पीएमए में जाते हैं वहां से लेकर जब तक हम रिटायर होकर 2 साल गुजर नहीं आते, और उसके बाद भी हम पे जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो सिर्फ ऑफिसर्स को लुक आफ्टर करती है, पिंडी में बेस्ड है और सारे कैंटोनमेंट्स में है। इवन हम लोग जो अपनी नॉर्मल यूनिट के अंदर भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बाहर हमारे जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है, जैसे हम अपने आप को कैरी करते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर रिपोर्टिंग होती है। ये नामुमकिन है कि आपके अंदर कोई इस तरह की कोई क्वालिटी हो, कोई खसलत हो और वो फौज की आंखों से बची रह जाए, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। आउट ऑफ 36 years ऑफ सर्विस सिंस 1987 टू हिज लास्ट डे ऑफ सर्विस, अगर ऐसी कोई चीज होती तो लाजमी सामने आती। जैसे मैंने ब्रिगेडियर साहब, फौज की आंख से तो ये किस्सा भी बच गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है 9 महीने पहले, अब जाके अमल हुआ सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फौज की आंख ने तो नहीं पकड़ाना सर। ठीक है, उससे पहले वो 10 कोर कमांड किया, आईएसआई कमांड किया, सारा कुछ किया, बहुत इज्जत कमाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया फाटा के अंदर, सारा कुछ। लेकिन वो एक बहसियत एक रैंक लगाया वो 3 स्टार उन्होंने, तो एक इंसान भी तो है ना। अगर उनके अपनी पोजीशन की वजह से, अपने रैंक की वजह से अगर उन्होंने कुछ इस तरह की हरकत की है तो आप उस चीज को हाफ ग्लास फिल्ड देखें, ना कि हाफ ग्लास एम्प्टी। कि अगर उन्होंने एक सिंगल मिस्टेक की है तो उनको छोड़ा नहीं गया, उनके खिलाफ। बट द क्वेश्चन वाज कि कौन ये गारंटी करेगा कि उनकी ये एक सिंगल मिस्टेक थी और कोई उन्होंने मिस्टेक नहीं की। उस्मान साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा प्रोग्राम क्लोज करने से पहले। इस कोर्ट मार्शल की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं उस्मान साहब? डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग स्पेशल इन द टाइमिंग इस वक्त जब किया गया ये कोर्ट मार्शल?
राइट, आई थिंक उस्मान साहब कैन नॉट हियर मी। यही सवाल ब्रिगेडियर हारिस साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इस कोर्ट मार्शल की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, टाइमिंग इज वेरी गुड के इसलिए कि कम से कम शुड सेट एन एग्जांपल पेस और अ प्लेटफॉर्म कि हुकूमत भी जाग जाए और वो भी खुद साबी का अमल करे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी सियासत के अंदर जो लोग हैं, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं, अरबों खरबों के जो हैं स्कैंडल्स हो रहे हैं, क्या हमने उनके लिए कुछ किया? क्या हम मेल मिलाप से एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं? आईपीपी का अंदाज़ा लगा लें। और जैसे शुगर स्कैंडल्स हैं, वीट स्कैंडल्स हैं और स्कैंडल्स हैं, क्या कोई आपका निज़ाम ऐसा है, आपकी प्रोविंशियल लेवल पे एंटी करप्शन है, वहाँ पर आपकी मर्जी के अपार्टमेंट होते हैं और वो आपकी मर्जी के सजाएं होती है, वरना कोई इंक्वायरी होती ही नहीं है, या आपकी एफआईए वो क्या काम करती है? दे हैव टू वेरी ट्रांसपेरेंट। हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एफआईए, आईबी, ये वो सब जुडिशियल कमीशन के थ्रू आने चाहिए, ताकि अच्छे लोग आए और वो फिर अच्छा काम करें और वो एग्जाम्पल सेट करके जाएं बाकियों के लिए, ये उनके लिए राइट मिसाल सर, राह हो। राइट सर, राइट सर। उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा, आप इस कोर्ट मार्शल की टाइमिंग को देखते हैं? कोई इंपॉर्टेंस है सर इस टाइमिंग की? जी, मैं तो समझता हूं कि ये जो 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें अभी तक जो जस्टिस डिलेड है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ख़ास तौर पर ये इसके लिए भी पैगाम है, जब हम अपने इदारे के लोगों को माफ़ नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी शायद टॉलरेशन का लेवल वो नहीं है। तो इसके अंदर भी जो जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्यों 1 साल गुजरने के बावजूद जो है वो अभी तक मामला हल नहीं हुए। आपने देखा कि यूके के अंदर वाकयात होते हैं और 4 दिन के अंदर अंदर वाकयात के जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं सुना दी जाती हैं। क्या हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है? हमारा निज़ाम इस काबिल नहीं है? हमारे सामने फुटेजेस मौजूद हैं, हमारे सामने सबूत मौजूद हैं कि जो जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनकी वाज़ेह फुटेजेस हैं, और उसके देखते हुए भी अगर 1 साल से ज्यादा का अरसा लग जाए तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये पैगाम। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद उस्मान साहब, ब्रिगेडियर अहमद, ब्रिगेडियर हारिस, आप तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं बस ये दुआ कर सकता हूं कि जो एहतसाब का अमल हमारी अफवाज में है, वही एहतसाब का अमल हमारी ब्यूरोक्रेसी में आ जाए, वही एहतसाब का अमल हमारे सियासतदानों में आ जाए। उतना ही जल्दी इंसाफ जो मिलिट्री कोर्ट्स में मिलता है वो सिविलियन कोर्ट्स में भी मिले और कानून और आइन से कोई बालातर ना हो। मुझे इजाजत दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।